हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफीजा क्लासेस में। जैसे कि हम लोग क्लास 9th का है ना इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों की ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो हम लोगों ने देखा। पहले वीडियो में देखा कि हर लोगों को फूड की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो क्योंकि सबको ग्रोथ करना है। ग्रोथ कैसे होगा? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के थ्रू होगा। फिर हम लोगों ने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि खरीफ सीजन क्या है, रबी सीजन क्या है, या खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि फूड इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा। तो पहला हम लोग का था कि हम लोगों को क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना होगा। पहला हम लोग का था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना होगा। इस पे हम लोग अभी बात कर चुके हैं। अब हम लोग का दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब ये दूसरे नंबर पे हम लोग तीसरे वीडियो में बात करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने दो वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है ना। ये काफी टॉपिक को मैंने काफी बड़े तौर पे इसको कवर किया है ताकि आसानी से समझ में आए। एक एक चीज को मैंने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्टेप में तोड़ तोड़ के मैंने बताया है। 14 मिनट 15 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। आप देखिए एकदम आसानी से आपको सब समझ में आएगा। ओके, अब देखिए दूसरा कि क्रॉप जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, उसमें पहला जो था क्रॉप जो वैरायटी इम्प्रूवमेंट था। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन चीज आते हैं। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, है ना, है ना। एक चीज छूट गया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दो बार हो गया है शायद, है ना। कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और एक जस्ट 1 मिनट मुझे नीचे जाने दीजिए, बी वाला क्या है मेरा। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बी इरिगेशन। ठीक है, बी जो है इरिगेशन है। और यहाँ पे बेसिकली इरिगेशन है ना। और यहाँ पे है क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पे इरिगेशन है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इरिगेशन है, इरिगेशन, और यहाँ पे क्रॉप पैटर्न। यानी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग ये तीन स्टेप देखेंगे और तीन स्टेप को समझेंगे। देखिए पहला क्या है, द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मर प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर। देखिए हर किसान तो अमीर नहीं है। हर किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी चीजों को इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके, अलग अलग फर्टिलाइजर ला सके, उन्नत किस्म का बीज ला सके। ऐसा तो हर किसान के पास ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, ऐसा वो कर भी नहीं पाएंगे। देयर इज ए करेक्शन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। देखिए और एक रिलेशन होता है, जितना अच्छा चीज आप डालेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छे से सिंचाई करेंगे तो अच्छा सिंचाई मिलेगा, अच्छा फर्टिलाइजर जाएगा तो अच्छा प्रोडक्शन। मगर हर किसान के बस में नहीं है कि वो अच्छा बीज डाल पाए, टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, फर्टिलाइजर यूज कर पाए, अच्छे से सिंचाई कर पाए। मगर रूल ये कहता है कि जितना अच्छा आप डालेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड क्रॉप सिस्टम एंड प्रोडक्शन। देखिए फार्मर जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है, कितना अच्छी चीजों को वो खेत में यूज कर रहा है, उसी पे से क्रॉप सिस्टम और प्रोडक्शन जो होगा वो डिसाइड होगा। यानी कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली किसान कितना स्ट्रांग है, कितना इनपुट दे पा रहा है, उतना ही उसको आउटपुट मिलेगा। अगर अच्छा वो परचेजिंग कैपेबिलिटी है, अच्छी चीजें दे रहा है, तो अच्छा उसको आउटपुट मिलेगा। Production practice can be different level. They include no cost production, low cost production and high cost production. प्रोडक्शन जो होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग लेवल पर होता है। कुछ क्रॉप में होता है कि आपका कोई भी कॉस्ट गया ही नहीं, आपने बहुत पारंपरिक तरह से बीज यूज कर दिया, ये कर दिया। कुछ में अगर थोड़ा सा आपने प्रोडक्शन कॉस्ट लगाया, कुछ में होता है क्या होता है कि आप हाई वैरायटी पाने के लिए हाई तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हाई तरह का बीज यूज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन का ये कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट करना है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि क्रॉप का न्यूट्रिएंट अच्छे से रहे, जो उसमें पोषक तत्व वो अच्छे से। वी नीड फूड फॉर डेवलप ग्रोथ एंड वेल बीइंग। प्लांट आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए देयर ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट प्लांट को ग्रोथ होने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने की जरूरत है। न्यूट्रिएंट सप्लाई टू प्लांट बाय एयर। बाहर से उनको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है वो एयर है, वाटर है और सॉइल है। तो कहीं ना कहीं प्लांट को अच्छा ग्रो करने के लिए उनको बाहर से न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ये न्यूट्रिएंट कौन देगा उनको? एयर दे देगा, वाटर दे देगा और सॉइल मिट्टी दे देगा, यानी कि हवा पानी और मिट्टी देगा। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट, है ना, लगभग 16 न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को अच्छे तरह से ग्रो करने के लिए, है ना, फॉर इसेंशियल फॉर प्लांट।
एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, एयर सप्लाई करता है कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाई अदर 13 न्यूट्रिएंट। देखिए तो इनको जो 16 न्यूट्रिएंट चाहिए उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो एयर दे देता है, वाटर हाइड्रोजन देता है, बचा हुआ 13 न्यूट्रिएंट जो होता है वो जो होता है मिट्टी देता है, इसीलिए मिट्टी के चॉइस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं। ठीक है, आते हैं माइक्रो न्यूट्रन। न्यूट्रिएंट दो तरह का होता है, एक न्यूट्रन जिसको बड़े पैमाने पे जरूरत होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रन, जिनका ज्यादा बड़े पैमाने पे हम लोग को जरूरत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रन। और जिनको छोटे पैमाने पे जरूरत है, कम मात्रा में जरूरत है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रन, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रन। देखिए among these 13 6 are required in large quantity and are called macronutrient। इस 16 में से 6 ऐसे हैं जिनको बड़े पैमाने पर हम लोग को यूज करना है और इनका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने कहा है। और बाकी जो बचे हुए उनको छोटे पैमाने पर जरूरत है, इसलिए इसका नाम रखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी पौधे को अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा ग्रोथ है ना, अच्छे डिजीज पर को प्रति लड़ने की ज्यादा ताकत होने के लिए उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, वाटर से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। अब ये न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 16 न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें पौधे को 16 न्यूट्रिएंट होते हैं, तो जिसमें से 2 न्यूट्रिएंट एयर दे देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक न्यूट्रिएंट वाटर दे देता है जो कि हाइड्रोजन है, बचा हुआ 13 न्यूट्रिएंट जो होता है कहीं ना कहीं है ना प्लांट मिट्टी से लेता है। ये न्यूट्रिएंट को अमाउंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट दो तरह के हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जिनको बड़े पैमाने पर जरूरत हो, और इसमें से इस 13 among 13 into 6 are required in large quantity, है ना। तो 6 जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी पे चाहिए, 7 न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय प्लांट स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिसको लार्ज पे चाहिए उसको माइक्रो मैक्रो, और जिसको बड़े पैमाने पे चाहिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा। ठीक है, देखिए अब क्या है, ये चार्ट बहुत अच्छा है। एयर से क्या मिलता है, तो एयर से कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन, कभी कभी ऑक्सीजन भी मिलता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैग्नीशियम, ब्रोन, जिंक, कॉपर, मेलेडियम, क्लोराइड, ये सब जो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पौधे को अच्छा ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, और न्यूट्रिएंट कितने, तो 16 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट बड़े पैमाने, कुछ न्यूट्रिएंट एयर से मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट वाटर से मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट, ज्यादातर न्यूट्रिएंट हम लोग को मिट्टी से मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट बड़े पैमाने पे चाहिए उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए उसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट अफेक्ट फिजिकली प्रोसेस इन प्लांट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिजीज। देखिए अगर आपने इसको सही से न्यूट्रिएंट नहीं दिया तो पौधे का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, डिजीज के प्रति वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। यानी पौधे को क्रॉप मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका प्रॉपर अमाउंट में उनको न्यूट्रिएंट की बाहर से सप्लाई की जाए। अगर आप बाहर से सप्लाई नहीं करते हैं तो पौधे क्या होंगे, वो बेसिकली डिजीज के प्रति अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल डिजीज के प्रति वो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ उनका सस्टेनेबल नहीं होगा, अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन उनका अच्छा नहीं होगा। तो इंक्रीज द हेल्थ ऑफ सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाई दिस न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर। अब देखिए क्या होता है कि पौधे को ज्यादातर न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो ये न्यूट्रिएंट को हम लोग बाहर से मिट्टी को सप्लाई कर सकते हैं, और इस न्यूट्रिएंट में हम दो दो न्यूट्रिएंट है जो बाहर से हम लोग सप्लाई करते हैं, दो फॉर्म में, एक है मैन्योर, एक फर्टिलाइजर। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि पौधे को ग्रो करने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ये न्यूट्रिएंट जो होता है उनको एयर, वाटर और सॉइल से मिलता है। सॉइल से 30 न्यूट्रिएंट मिलता है, उनको 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत है। फिर उन्होंने बात किया कि अलग अलग जगह से, किसी कहीं से ऑक्सीजन, कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं से पोटासियम, कहीं से सल्फर, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो न्यूट्रिएंट बड़े पैमाने ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कम चाहिए उसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। फिर उन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रिएंट ना हो तो क्या हो, तो पौधे का जो होगा डिजीज के प्रति वो लड़ नहीं पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, ये सब चीजें। फिर उन्होंने बात किया कि ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनको हम लोग बाहर से क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और न्यूट्रिएंट बाहर से कौन कौन है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो पौधे को बाहर से सप्लाई करते हैं थ्रू द सॉइल। सॉइल में इनको हम लोग डाल के इसका सप्लाई करते हैं।
अब बात करते हैं मैन्योर क्या है। तो ये न्यूट्रिएंट है एक तरह का बेसिकली, जो कि उस पौधे को हम लोग बाहर से सप्लाई करते हैं और पौधे को बाहर से उनको चाहिए। ठीक है, आते हैं। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड सप्लाई ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो मैन्योर क्या होता है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सप्लाई ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो क्या होता है कि वो मैन्योर जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा सप्लाई करता है और स्मॉल क्वांटिटी जो होता है ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। So manure contain large quantity organic material and supply a small quantity of nutrient to the soil. क्या होता है, मैन्योर ज्यादातर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जिंदे चीजों से, जैसे गाय का गोबर, मरा हुआ पौधा, ये सब सड़े पौधे, ये सब चीजें से हम लोग मैन्योर बनाते हैं। और ये बेसिकली ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर अपने अंदर में लिया रहता है और ये कम मात्रा में न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है। जैसे फर्टिलाइजर जितने रेशियो सप्लाई करता है उसके रिस्पेक्ट में ये कम मात्रा में सप्लाई करता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सट्रैक्शन एंड प्लांट वेस्ट। मैन्युअल बेसिकली वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अपने पौधे पशुओं के मल मूत्र ये सब से बनाए जाते हैं और प्लांट के वेस्ट जो प्लांट सड़ गल जाते हैं उससे बनाए जाते हैं, और ये स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैन्युअर हेल्प इन रिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मैन्युअर क्या करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट बनाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी उनके अंदर बढ़ाते हैं, जिससे कि सॉइल जो होता है फर्टिलाइज होता है। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्युअर हेल्प इन इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। और जो मैन्योर जो होता है, मैन्योर में जो होता है ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाने से, बल्क मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर हो जाने से क्या होता है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर यानी सॉइल का जो नेचुरल प्रॉपर्टी या सॉइल कह सकते हैं कि उनका सॉइल का क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। ये क्या करता है, अगर मैन्योर डालते हैं तो ये जो सैंडी सॉइल जो होते हैं, जो बलुआई मिट्टी होते हैं, उनको पानी को अपने अंदर में रखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। क्लेवी सॉइल लार्ज क्वांटिटी ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉजिंग। और क्या कहते हैं, ज्यादा मैन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ड्रेनेज को हेल्प करते हैं और वाटर के लॉजिंग ज्यादा वाटर इकट्ठा होने से भी बचाते हैं। ठीक है, इन यूज मैन्यूर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल सच विच इज एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और हम लोग मैन्यूर यूज करते हैं तो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को ही हम लोग यूज करते हैं, जिसका इन्वायरमेंट पे कोई खास बड़ा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जिस तरह का फर्टिलाइजर का पड़ता है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल यूज करने से हम लोग को इन्वायरमेंट पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल वेस्ट यूज करते हैं जो समय के साथ गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका कोई इन्वायरमेंट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट का मतलब होता है कि जो वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। वेस्ट ऑन काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मैनुअल कैन बी क्लासिफाई। जो बायोलॉजिकल ऐसे मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं जो समय के साथ सड़ गल आसानी से जाते हैं, जो जिंदा चीजों से मिलते हैं, उसके आधार पर मैनुअल को दो भाग में बांटा है, कंपोस्ट एंड फॉर्मी कंपोस्ट। दूसरा नंबर है ग्रीन मैनुअल। तो मैनुअल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, कंपोस्ट और या एंड फॉर्मी कंपोस्ट। दूसरा नंबर है ग्रीन मैनुअल। तो हम लोगों ने अभी देखा कि मैनुअल जो है बेसिकली पौधे को, सॉरी जमीन को बाहर से, मिट्टी को बाहर से न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला एक पदार्थ है। ये क्या करता है, ये जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से बनता है और स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है। ये क्या कर देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसलिए पौधे का मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा कर देता है, एटमॉस्फेयर पे या इन्वायरमेंट पे इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, जिस तरह का असर फर्टिलाइजर का यूज करने पे होता है। ये बायोलॉजिकल वेस्ट है इसलिए इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। बायोलॉजिकल वेस्ट के आधार पर मैनुअर दो तरह के होते हैं, कंपोज एंड वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैनुअल, दो तरह के होते हैं, कंपोज एंड वर्मी कंपोस्ट। देखिए, कंपोज द प्रोसेस इन विच फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सट्रैक्शन, जो पशु पौधे का ये सब जो होता है, काउ डंग जो होता है, इसे वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्टॉप स्टेरिल, it is decomposed in it known as compositing. The compost is rich in organic material and nutrient। कंपोज वेस्ट क्या होता है, जो पौधे बाथरूम का, सॉरी, जो पशु बाथरूम उथरूम करते हैं, वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, जो हमारे घर में एनिमल रिफ्यूज होता है, जो हमारे घर में डोमेस्टिक वेस्ट होता है, सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको डिकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है कंपोजिंग वेस्ट, है ना, कंपोजिंग मेन्यूर। ठीक है, और इसमें कंपोस्ट जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, ओके।
वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवर्म। कुछ कंपोस्ट ऐसे होते हैं जिनको सड़ाने करने के बाद उसको क्या कहते हैं, अर्थवर्म छोड़ देते हैं, जो उसमें प्रोसेस करते रहते हैं और उसको डिग्रेड करते रहते हैं और उसको क्या करते हैं, उस मैन्योर में है ना, क्या कर देते हैं उसको ऑर्गेनिक सिस्टम और उसको न्यूट्रिएंट रिच कर देते हैं। इस जिस जो मैन्योर वर्मी कंपोस्ट वर्मी अर्थ वर्म के हेल्प से या वर्मी के हेल्प से बनाया था उसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब आते हैं ग्रीन मैन्योर। Prior to the swing of this crop seed, some plant like sun, hemp, guar are grown and then matured by the plugging them into the soil. This green plant thus turn into green। देखिए क्या होता है, कुछ जब हम लोग पौधे उगाते हैं तो उसके आसपास छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, उसको काट के वहीं छोड़ देते हैं, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और उसके बाद ग्रीन मैन्योर के रूप में वो जाने जाते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिएंट और फास्फोरस का जो इनरिच होते हैं, न्यूट्रिएंट और फास्फोरस इनरिच होते हैं और उसमें हम लोग को मदद करते हैं। अब दूसरा जो है मैन्योर के बाद दूसरा जो है फर्टिलाइजर, जो कि हम लोग को न्यूट्रिएंट में सॉइल को न्यूट्रिएंट देने में मदद करता है। मगर फर्टिलाइजर जो होता है कमर्शियली बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमाने पे केमिकल के हेल्प से बनाया जाता है ना। फर्टिलाइजर जितने नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के हेल्प से बनाए जाते हैं। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांच एंड फ्लावर गिविंग राइज हेल्थी प्लांट। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं बड़े पैमाने पे, ये बड़े पैमाने पे कमर्शियली बनाए जाते हैं। ये बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, पौधे को हेल्थी बनाने में, ग्रोइंग वेजिटेबल से मदद करते हैं। फर्टिलाइजर इज फैक्टर इन हायर एंड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइजर क्या कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो आपको फार्मिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर थोड़ा कॉस्टली है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली। फर्टिलाइजर को हम लोग ऐसे प्रॉपर डोज देना चाहिए, है ना, केयरफुली। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा कर देंगे तो पानी में घुल के चले जाएंगे और आसपास के इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देंगे और आसपास में बहुत तरह के डिजीज क्रिएट कर देंगे, वाटर पॉल्यूशन कर देंगे, बहुत सारे डिजीज। इसलिए फर्टिलाइजर को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है ताकि कोई भी डिजीज या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। और बहुत ज्यादा लगातार आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो इससे प्रोडक्शन तो बता देंगे, मगर एक समय आएगा जब सॉइल जो होगा बंजर हो जाएगा, उनकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेस्ड एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म बाय द फर्टिलाइजर यूज। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल का जो होता है वो रिप्लेस नहीं होता, जो यूज कर रहा है पौधे वो यूज नहीं होता। और जो जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल कर देते हैं। इसलिए अगर लगातार लंबे समय तक अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किया तो कहीं ना कहीं जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए फर्टिलाइजर अच्छा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज्यादा, मगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए मैन्योर बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब ये जो है मैन्योर जो है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। एक बार अगर आपने उसको है ना, और ये क्या है, फर्टिलाइजर जो है वो उस तरह का नहीं है, वो एक बार अंडा को मुर्गी को मार के खा जाना, ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया। इसीलिए मैन्योर को हम लोग लंबे समय तक यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन हमारा बढ़े और हम लोग को फायदा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा और समझा। फिर हम लोग आते हैं कि कंपेयर द यूज ऑफ मैन्युअल फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इफेक्ट और यूज मैनुअल एंड सॉइल। देखिए मैनुअल इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। मैनुअल हम लोग क्या करता है, न्यूट्रिएंट को इनरिच करता है। प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैनुअल लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करता है, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस करते हैं। ये सॉइल क्या होता है, रेस्ट वाटर रिसोर्स करने में आसान हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल और ड्रेनेज सॉइल का अच्छा हो जाता है। मैनुअल रिड्यूस करता है सॉइल इरेशन को भी बचाता है। मैनुअल प्रोवाइड करता है सॉइल ऑर्गेनिक लाइक सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग को फायदा होता है। उसके बाद आते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ये अगर हम लोग बात करें आगे में इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे हम लोगों ने पता है कि फर्टिलाइजर बहुत समय तक हम लोग यूज करेंगे तो सॉइल इरेशन होने लगता है ना, बैक्टीरिया भी मर जाती है उसके अंदर में, ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो जाता है, नेचर ऑफ सॉइल भी चेंज एसिडिक या बेसिक तरह का हो जाता है। इसलिए इसका नुकसान हम लोग को होता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। ये हम लोग 3 नुकसान होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा चीज है जिसमें हम लोग बाहर का कोई फर्टिलाइजर, हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं करते हैं, है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनिक मेन्योर, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर यूज करते हैं। रिसाइकलिंग फॉर्म वेस्ट का यूज करते हैं,
है ना, यूज ऑफ बायोजेनेटिक्स सच एज culture of blue green algae in preparation of biofertilizer, neem leaves or turmeric, especially in green storage as biopesticides with help cropping system, mixed cropping, intercropping, and crop patterns. Yes, so these cropping system are benefit in insect, pest, and weed कंट्रोल है ना, बिसाइड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। तो क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होता है उसमें हम लोग ज्यादा केमिकल यूज नहीं करते हैं, है ना, बायोजेनेटिक्स चीजों का यूज करते हैं, है ना, क्या करते हैं कि हम लोग रिसाइकिल चीजें, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, हार्बिसाइड यूज नहीं करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं, हम लोग नीम की पत्ती का यूज करते हैं, है ना, अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं, मिक्स क्रॉप पैटर्न, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब चीज का यूज करके हम लोग करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग उसमें केमिकल का यूज करने से बचते, ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजों का हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग का क्या है, बेसिकली बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। व्हाई मोर एंड मोर इरिगेशन लैंड अंडर, व्हाई मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, जहां पे पानी का प्रचुर मात्रा ना हो वहां पर सिंचाई करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही शुरू होगा, क्वेश्चन से शुरू होगा, व्हाई मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन, यानी सिंचाई के अंदर ज्यादा ज्यादा लैंड क्यों चाहिए। देखिए, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रैन फीड। ज्यादातर इंडिया में जो खेती होती है कहीं ना कहीं वो मानसून पे डिपेंड करती है। अगर मानसून अच्छा है तो खेती अच्छा होगा, मानसून खराब आया तो खेती खराब होगा। अगर मानसून टाइम पे आया तो खेती अच्छा होगा, मानसून गलत टाइम पे आया तो खेती खराब है। जिससे क्या हो जाता है, इसीलिए हमारे जो भारत में कैसी खेती की जाता है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। इससे क्या होता है कि खेती एक तरह का जुआ हो गया। अगर मानसून अच्छा है तो खेती अच्छा, मानसून खराब है तो खेती खराब, मानसून टाइम पे है तो खेती अच्छा, मानसून टाइम पे नहीं आया तो खेती अच्छा नहीं, मानसून कम आया तो खेती खराब, मानसून ये सब तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग मानसून पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं कि मानसून के फेलियर से हमारा खेती को नुकसान ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर किसान के पास सिंचाई के लिए पहुंचाया जाए, ताकि किसान को अपने कम रिसोर्स में भी सिंचाई अवेलेबल हो। यानी कहने का मतलब कि हम लोग ये जो खेती, जो एक तरह का मानसून का जुआ हो गया है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में हम लोग का इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ताकि अगर मानसून टाइम पे भी ना आए तब भी हम लोग को आसानी से खेती हो जाए और खेती में कोई नुकसान ना हो, किसानों का मेहनत बर्बाद ना जाए। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा एरिया में, देखिए जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें तीन तरह से बेसिकली इरिगेशन, वेल, कैनाल, रिवर और टैंक के हेल्प से हम लोग करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो हमारा जो वेल जो है ना, वेल आर टू टाइप वेल नेम डग वेल एंड ट्यूब वेल। कुआं दो तरह का होता है, डग और ट्यूब वेल। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेयरिंग स्टेटर। क्या होता है, डग वेल में जो होता है वाटर कलेक्ट किया जाता है वाटर बेयरिंग स्टेटर। ट्यूब वेल में जो होता है कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्टेटर फ्रॉम दिस वेल। तो क्या होता है, वेल जो होता है, कुआं दो तरह का होता है, एक डग खोद के कुआं कराता है उसमें हम लोग पानी निकालते हैं, एक होता है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल डाल देते हैं और वहां से हम लोग खेती। कैनाल क्या था, कैनाल जो होता है, नहरें जो होती है छोटी, दिस इज यूजली एन एलेबोरेटेड एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत बड़ा और ज्यादा दूर तक फैला हुआ है ना इरिगेशन सिस्टम है। इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिसीवर और फ्रॉम रिवर। क्या होता है, एक और एक से ज्यादा रिसीवर या रिवर से वो अपना पानी लेता है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इन ब्रांच कैनाल फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इरिगेशन। इसमें क्या होता है, जो एक कैनाल होता है, जो एक नए टाइप की होती है, अलग अलग ब्रांचेज में बटी होती है और वहां से खेती। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या कहते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम मतलब कि हम लोग जहाँ पे इनसफिशियंट यानी इरेगुलर है वहां पे हम लोग नदी के करीब, बेसिकली नदी के करीब वाला एरिया में जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग टैंक से टैंक भर भर के दूर दूर तक इलाके में पानी भेजते हैं ताकि फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कल्टीवेशन हो सके, क्या चीज तो क्या कहते हैं, टैंक में भर भर के डैम से, ये से टैंक में भर भर के हम लोग भेजते हैं। अब एक है ड्राफ्ट और कर दे के ड्राफ्ट क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको एक लंबे समय बारिश नहीं हुआ या कुछ देर तक बारिश नहीं हुआ तो आपको क्या होता है, सूखा रहता है। इस सुखाड़ को बचने के लिए हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। छत पे पाइप के थ्रू पानी, जो बारिश का पानी है वो छत से पाइप के थ्रू जमीन के अंदर उसको फ्लो करा देते हैं ताकि लंबे समय तक हमको पानी मिल सके, वाटर लेवलिंग इंक्रीज हो सके। तो इस सब से बचने के लिए, ड्राफ्ट कंडीशन से बचने के लिए सब लोग काम करें।
praise initiative for the increasing water ability for agriculture including rain water harvesting और वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि लंबे समय तक हम लोग वाटर अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और है ना वाटर शेड मैनेजमेंट, पानी जहाँ है वहां के ऊपर एक शैडो टाइप का कर दे रहे हैं, शेडिंग दे रहे हैं ताकि पानी जल्दी इवेपोरेट ना हो। द इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल डक डैम विच लीड टू इंक्रीज, हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग के ऊपर में जैसे छत पे है ना, तो आप एक होल करते हैं, उसमें पानी के थ्रू पानी लाते हैं और जमीन के अंदर उस पानी को जाने देते हैं, जमीन उसके अंदर जाने देते हैं ताकि जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ सके, ठीक है। या और इससे क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग से करने से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो फ्लो अवे होता है और सॉइल का रिडक्शन भी कम होता है, यानी सॉइल इरोशन भी कम होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न क्या है, देखिए क्रॉप पैटर्न जो है वो हम लोग अब देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि बड़ा वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है 25 मिनट के नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं क्रॉप पैटर्न।